तो अगर आपसे कोई बोलता है कि हेलो आई एम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, तो आप भी उसको बोल सकते थे कि हेलो आई एम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, पर ऐसा नहीं होता है। हम एक यूनियन है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो स्टेट्स हैं, क्या है हमारे यहाँ स्टेट्स हैं, ये अपनी मर्जी से इंक्लूड या एक्सक्लूड नहीं हो सकती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर होती है इनमें इंक्लूड या एक्सक्लूड करने में, तो इनकी खुद की कोई पावर नहीं है, इसलिए इंडिया एक यूनियन है, यूनाइटेड नहीं है। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में स्टेट्स अपनी मर्जी से अलग हो सकती हैं, इसलिए वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 क्या बोलता है? द पावर टू एस्टेब्लिश एंड एडमिट न्यू स्टेट्स इज विद पार्लियामेंट। अब भाई नई स्टेट्स को एस्टेब्लिश करना या एडमिट करना, मान लीजिए बांग्लादेश इंडिया से बोलता है कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं और एक आपके यहाँ बांग्लादेश बन के रहना चाहता हूं। कौन सा प्रदेश? बांग्लादेश। तो सोचिए बांग्लादेश बन के मैं रहने लूंगा आपके पास, भाई मेरी कंट्री की हालत बहुत खराब हो गई है, मुझे अपना लीजिए, मुझ पे दया करिए। तो ये पावर भी किसके पास है? ये पावर पार्लियामेंट के पास है, किसी भी नई स्टेट को एस्टेब्लिश या एडमिट करना। आर्टिकल 3 बोलता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। नई स्टेट्स का फॉर्म करना, फॉर्मेशन करना, या उनकी बाउंड्रीज को अल्टर करना, या उनकी नेम को चेंज करना, ये स्टेट ये कौन करता है? ये भी पार्लियामेंट करती है। जैसे कि छत्तीसगढ़ निकाल दिया मध्य प्रदेश में से, है ना, जम्मू एंड कश्मीर को एडमिट कर लिया, ठीक है, यूनियन टेरिटरी बना दिया, उसके बाद तेलंगाना बना दिया, ठीक। तो ये सारी चीजें कौन करता है? ये सारी चीजें भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ये सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। चलिए अब बात करते हैं सिटीजनशिप की। सिटीजनशिप कौन से पार्ट में है? सिटीजनशिप है पार्ट 2 में, आर्टिकल 5 to 11। आर्टिकल 5 to 11 पार्ट 2 में दिया हुआ है सिटीजनशिप। और बात करते हैं सिटीजनशिप के बारे में। तो सिटीजनशिप कौन सी है हमारे इंडिया में? इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। जब सिटीजनशिप की बात करते हैं तो आप क्या बोलते हैं? आप क्या ये बोलते हैं कि मैं एमपी से हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, मैं पंजाब से हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मैं लेह से हूँ, मैं लद्दाख से हूँ? क्या आप ये बोलते हैं कि मैं आसाम से हूँ, त्रिपुरा से हूँ, मिजोरम से हूँ, मणिपुर से हूँ, सिक्किम से हूँ, वेस्ट बंगाल से हूँ, मेघालय से हूँ? क्या आपने कभी ऐसा बोला है कि मैं दिल्ली से हूँ? नहीं, हम ऐसा नहीं बोलते हैं। हम कभी नहीं बोलते हैं कि मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, कर्नाटक से हूँ, तेलंगाना से हूँ, केरला से हूँ या तमिलनाडु से हूँ। हम बोलते हैं कि हम भारतीय हैं, हम भारत से हैं, हम इंडिया से हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। कौन सी सिटीजनशिप का कंसेप्ट है हमारे यहाँ? सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है हमारे यहाँ। यूएसए, अनलाइक यूएसए, वी डोंट हैव अ डबल सिटीजनशिप और डुअल सिटीजनशिप, वी हैव सिंगल सिटीजनशिप। और सिंगल सिटीजनशिप हमें किस चीज की मिली हुई है? इंडियन सिटीजनशिप मिली हुई है, ना कि हमें इंडिया के साथ साथ किसी स्टेट की सिटीजनशिप भी अलग से मिली हुई है। तो सिटीजन कौन होता है? सिटीजन वो होता है, चलिए देखिए, जब सिंगल सिटीजनशिप की बात करते हैं तो याद रखिए कि चक दे इंडिया, चक दे इंडिया जो मूवी है आपने देखी होगी, शाहरुख खान साहब इस मूवी में हैं। और शाहरुख खान साहब जब इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की लड़कियों की अटेंडेंस ले रहे होते हैं तो एक आती है कहती है कि मैं चंडीगढ़ वुमेन्स टीम से हूँ, एक कहती है मैं इस वुमेन्स टीम से हूँ, एक कहती है मैं उस वुमेन्स टीम से हूँ, और सबके झंडे बिल्कुल ऊंचे रहते हैं और शाहरुख खान सबको बाहर निकाल देते हैं और उस टीम की कैप्टन वो बनती है जो बोलती है कि मैं इंडिया से हूँ। तो शाहरुख खान साहब ने वहां सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाया था, उसे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट भी कर देते तो आप लोग उस कंसेप्ट को फिर कभी नहीं भूलते, ये गारंटी मेरी है। तो सिंगल सिटीजनशिप होती है इंडिया में। और सिटीजन कौन होता है? सिटीजन वो होता है जिसके पास कुछ स्पेसिफिक पॉलिटिकल और सोशल राइट्स होते हैं। क्या होते हैं सिटीजन के पास? कुछ स्पेसिफिक राइट्स होते हैं। कौन से? सोशल और पॉलिटिकल, जो सिर्फ उसे ही मिलते हैं। अगर इंडिया में कोई नॉन सिटीजन आएगा तो उसे वो, जैसे राइट टू वोट की ही बात कर ले हम, तो राइट टू वोट किसके पास है? सिर्फ सिटीजन के पास है। अमेरिका से ट्रंप आकर के
अमेरिका से उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आकर के नहीं बोल सकते कि मुझे तो मोदी जी को वोट देना है और मैं तो दे के रहूंगा। क्यों? क्योंकि वो सिटीजन नहीं है और उनके पास वो राइट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिटीजनशिप क्या होती है? सिटीजनशिप एक अथॉरिटी होती है जो किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। और वो अथॉरिटी क्या बात करती है? वो अथॉरिटी किस काम आती है? आपको राइट्स दिलाती है, आपको ड्यूटीज प्रोवाइड करती है। जो सिटीजनशिप एक अथॉरिटी होती है, सिटीजनशिप कितने वेज में एक्वायर कर सकते हैं आप? सिटीजनशिप आप 2 वे में एक्वायर कर सकते हैं, बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बाय पार्लियामेंट। तो बात करते हैं सिटीजनशिप बाय कॉन्स्टिट्यूशन की। और सिटीजनशिप बाय कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या कहता है? देखिए इसमें सारी चीजें बताई गई हैं। जब कमेंसमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ। और कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के टाइम पे क्या हुआ कि देखिए पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान बन गया, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, नई नई स्टेट्स बन रही है, नई नई गवर्नमेंट है, नई नई आजादी मिली है, लोगों को सिटीजनशिप का मतलब तक नहीं पता है और सिटीजनशिप बांटी जा रही है। तो भाई एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट क्या होता है कि जब 26 जनवरी 1950 को कौन लोग इस इंडिया के सिटीजन थे? पहली चीज, वो जो पर्सन है वो डोमिसाइल होने चाहिए। कहाँ का? इंडिया का। इंडिया का जो डोमिसाइल होगा वो, ठीक ठीक, या तो इंडिया का डोमिसाइल है, ठीक है, एंड ठीक है, एक तो इंडिया का डोमिसाइल हो और वो इंडिया में ही बॉर्न हुआ हो, वो इंडिया में ही बॉर्न हुआ हो, या तो इंडिया में बॉर्न हुआ हो और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया, ठीक, या फिर who has been ordinarily residing in India for not less than 5 years before the commencement। क्या समझ रहे हैं इस चीज से आप? देखिए इस चीज को समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। क्या मतलब होता है कि who was born in India and either of his parents were born in India? कि देखिए पहली कंडीशन क्या है इसमें कि द पर्सन शुड बी डोमिसाइल ऑफ इंडिया। डोमिसाइल तो होना ही चाहिए इंडिया का। उसके साथ इन तीनों में से नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन और होनी चाहिए, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट द पर्सन शुड बी डोमिसाइल ऑफ इंडिया, ठीक, डोमिसाइल होना चाहिए इंडिया का। उसके बाद या तो वो इंडिया में पैदा हुआ हो या उसके माता पिता में से कोई एक इंडिया में पैदा हुआ हो, और हु हैज बीन ऑर्डिनरली रिसाइडिंग इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years, मतलब कि कमेंसमेंट के पहले 26 जनवरी 1950 के पहले 5 सालों से वो ऑर्डिनरली इंडिया में रह रहा हो, ठीक। ये है इसका पूरा कंसेप्ट, समझे आप? देखिए पढ़ के मैंने जो आपको एक 10-20 सेकंड का टाइम दिया उसमें पढ़ के इतना इजीली समझ में नहीं आया होगा, तो समझिए एंड का मतलब क्या होता है कि होना ही है, और का मतलब कि इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए, है ना। तो अगर वो खुद पैदा हुआ है तो भी ठीक है, खुद नहीं हुआ है उसके माता पिता हुए तो भी ठीक है। अरे दोनों ही नहीं हुए हैं फिर भी 5 साल से रह रहा है इंडिया में, तो उसे सिटीजनशिप मिलेगी, उसका जन्म सिद्ध अधिकार हो गया है भाई वो तो। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 6 की। आर्टिकल 6 में किस चीज के बारे में बताया गया है? आर्टिकल 6 में बताया गया है उन लोगों की सिटीजनशिप के बारे में जो कहां से कहां माइग्रेट हुए, इंडिया माइग्रेट हुए। कहां से माइग्रेट हुए? पाकिस्तान से माइग्रेट हुए। भाई इंडिया माइग्रेट हुए और कहां से माइग्रेट हुए? पाकिस्तान से माइग्रेट हुए। तो इन लोगों के हम बारे में अब बात करेंगे। अब भाई इंडिया आ चुके हैं ये पाकिस्तान से, तो दे विल बी डीम्ड टू बी सिटीजन एट द कमेंसमेंट।
उन्हें भी कमेंसमेंट के दिन सिटीजन माना जाएगा अगर पहली कंडीशन ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, या तो वो या उसके माता पिता में से कोई एक या उसके नाना नानी दादा दादी में से कोई एक, वर बोर्न इन इंडिया एज डिफाइंड इन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, मतलब या तो वो या उसके माता पिता में से कोई एक या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक इंडिया में पैदा हुआ था। और कौन से इंडिया में? वो इंडिया का नक्शा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डिफाइन है। ठीक, उसके बाद दूसरी कंडीशन, इफ द पर्सन हैज माइग्रेटेड बिफोर 19 जुलाई 1948, अगर उस पर्सन ने 19 जुलाई 1948 19 जुलाई 1948 के पहले वो माइग्रेट कर चुका है और वो ऑर्डिनरली रह रहा था इंडिया में, ठीक है, वो इंडिया में ऑर्डिनरली रिसाइड कर रहा था, और अगर उसने माइग्रेट किया है 19 जुलाई को ही 1948 में या उसके बाद, तो फिर he should ordinarily reside for at least 6 months and then become citizenship by applying in the prescribed manner। अगर वो 19 जुलाई 1948 19 जुलाई 1948 को ही इंडिया आया है या उसके बाद आया है, तो 6 महीने तक उसे इंडिया में ऑर्डिनरी पीपल की तरह रहना पड़ेगा। उसके बाद इस प्रिस्क्राइब मैनर में वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल 7 की। आर्टिकल 7 किस बात की बात करता है? कुछ ऐसे माइग्रेंट्स की बात करता है जो पाकिस्तान चले गए थे। कुछ लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान चले गए थे, तो उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी? एनी पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान कोई भी इंसान अगर जा रहा है इंडिया से आफ्टर 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 के बाद, वो shall not be deemed as the citizen of India। क्या नहीं माना जाएगा? वो इंसान सिटीजन नहीं माना जाएगा इंडिया का। पर अगर वो माइग्रेट किया है, ठीक है, विद अ परमिट ऑफ रीसेटलमेंट बाय अ अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी से उसने परमिट लिया रीसेटलमेंट का, ठीक है, उसके बाद उसने माइग्रेट किया, तो वो सिटीजनशिप ले सकता है। किस क्लॉज के अकॉर्डिंग? आर्टिकल 6B के अकॉर्डिंग। ठीक है, आर्टिकल 6 क्लॉज B के अकॉर्डिंग वो सिटीजनशिप ले सकता है, और ये माना जाएगा कि उसने 19 जुलाई 1948 के बाद माइग्रेट किया। कब के बाद माइग्रेट किया उसने? 19 जुलाई 1948 के बाद। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 8 की। आर्टिकल 8 बात करता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ एनआरआईज। ठीक है, कि एनआरआई की क्या राइट है सिटीजनशिप की। तो ऐसा कोई भी पर्सन हु इज रिसाइडिंग इन एनी अदर कंट्री और ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हर ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया कैन, ठीक है, देखिए, एक कोई भी व्यक्ति जो दूसरे देश में रह रहा है, ठीक है, एनआरआई का मतलब क्या होता है? नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। ठीक है, कि वो इंडियन है पर इंडिया में रहता नहीं है, तो वो किस तरीके से सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है? वो काउंसलर में या डिप्लोमेट में जाकर के। ठीक है, तो आर्टिकल 9 कहता है कि नो पर्सन हु इज वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री विल बी अ सिटीजन बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 और विल बी डीम्ड एज अ कंट्री बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 6 और 8। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो वॉलंटरी किसी दूसरी देश की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेता है, उसे आर्टिकल 5 या आर्टिकल 6 या आर्टिकल 8 के वर्च्यू से सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, उसे सिटीजन नहीं माना जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 10 की, कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप के बारे में। तो नो पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन अंडर दिस पार्ट शैल कंटिन्यू टू बी अ सिटीजन सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर कोई लॉ पार्लियामेंट बनाती है, उस लॉ के कारण अगर आपकी सिटीजनशिप जाती है, ठीक है, तो एनी पर्सन हु इज, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको इस पार्ट के अंदर सिटीजनशिप दी जा रही है, वो सिटीजन है या उसे सिटीजन माना जा रहा है, शेल कंटिन्यू टू बी अ सिटीजन सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। तो अगर आपको इस पार्ट के अंदर सिटीजन माना जा रहा है या सिटीजन आप हैं इस पार्ट के अंदर,
तो कोई भी लॉ हो, कोई भी प्रोविजन हो, आप सिटीजन ही रहेंगे। ये ही आपकी सिटीजनशिप है, ठीक है। जब तक आपकी सिटीजनशिप या तो छीनी नहीं जाती या आप खुद छोड़ नहीं देते हैं। इसके बाद आर्टिकल 11 बोलता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। पार्लियामेंट क्या करेगी? रेगुलेट करेगी सिटीजनशिप को, ठीक है। नथिंग इन दिस पार्ट शैल डेरोगेट द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज रिलेटिंग टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मेंबर्स रिलेटिंग टू इट, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट की कोई भी पावर ये पार्ट नहीं ले रहा है किस चीज के बारे में? टू मेक लॉज रिलेटिंग टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन। भाई सिटीजनशिप को एक्वायर करने को या टर्मिनेट करने के जो लॉज हैं वो पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है। और इस पार्ट ने उसकी किसी भी पावर को डेरिवेट नहीं कर रहा है। और 19 जुलाई 1948 जिस डेट के बारे में हम इतनी देर से बातें कर रहे थे, वो डेट क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? वो डेट इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उस डेट को लोगों को बोला गया था माइग्रेट करने के लिए फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान एंड वाइस वर्सा। मतलब जिसको पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान जाए और जो इंडिया से आना चाहता है पाकिस्तान से वो इंडिया जाए। आपने गदर मूवी देखी होगी जिसमें वो अमरीश पुरी बिल्कुल पूरी ट्रेन में खचाखच भरी हुई में सकीना जो उनकी डॉटर रहती है उन्हें लेकर के पाकिस्तान भागना चाहते हैं, पर उनकी डॉटर छूट जाती है, वो चली जाती है। उसके बाद सन्नी देओल जो है आपके गाना गाते हैं मैं निकला गड्डी लेके, तो वो उसी डेट पे पिक्चर बनी है 19 जुलाई 1948 पार्टीशन का दिन, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 की, कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या कहता है। The Citizenship Act 1955 provides for acquisition and loss of citizenship after the commencement of Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट तक कैसे सिटीजन माना जा रहा था ये अभी हमने देख लिया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जब कमेंस हो चुका है तो उसके बाद कैसे सिटीजनशिप मिलेगी इसके बारे में हम बात करते हैं। तो एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप की बात करते हैं। तो देखिए सिटीजन एक ऐसा पर्सन होता है हु एंजॉयज फुल मेंबरशिप ऑफ द कंट्री इन विच ही लिव्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ सिंगल एंड यूनिफॉर्म सिटीजनशिप फॉर द एंटायर कंट्री। इस बारे में हम बात कर चुके हैं कि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 provides 5 ways of acquiring citizenship। कितने वेज एक्वायर करने के देता है ये? 5 तरीके। कौन कौन से? बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज, और एक स्पेशल प्रोविजन भी है किस चीज के बारे में? सिटीजनशिप ऑफ पर्सन कवर्ड बाय आसाम अकॉर्ड, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाय बर्थ के बारे में। तो बाय बर्थ की जब हम बात करते हैं तो पर्सन बोर्न इन इंडिया आफ्टर 26 जन 1950 बट बिफोर 1 जुलाई 1987, ठीक है। 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले जो लोग भी इंडिया में पैदा हुए थे वो इंडिया के सिटीजन हैं। किस बात के? रिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर पेरेंट्स नेशनैलिटी। उनकी माता पिता की नेशनैलिटी क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर वो जो है वो इंडिया के ही सिटीजन माने जाएंगे। अब अगर वो 1 जुलाई 1987 के बाद इंडिया में पैदा हुए हैं तो आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। उनके एक पेरेंट में से कोई सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए तभी वो सिटीजनशिप ले सकते हैं। अब जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है, जो इंडिया में पोस्टेड रहते हैं, ठीक है, या फिर कोई एनिमी एलियन है जो कि इंडिया में है, उनका बच्चा अगर इंडिया में हो जाता है तो उन्हें जो है सिटीजनशिप नहीं मिल सकती। एक तो आप वैसे ही कैदी हैं, कैदी होते हुए आपके यहाँ बच्चा हो गया, या फिर आप फॉरेन डिप्लोमेट ही जॉब पे आए और आपका बच्चा यहाँ पे हो जाता है इंडिया में, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको सिटीजनशिप दे देंगे। आपको अपनी ही कंट्री से जिसने आपको जॉब दी है उससे आप सिटीजनशिप लेंगे। इसके बाद दूसरा होता है बाय डिसेंट। पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जन 1950, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 के बाद कोई भी इंसान अगर इंडिया के बाहर पैदा हुआ है बट किस तारीख के पहले? 10 दिसंबर 1952 के पहले पहले हुआ है तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे। किस चीज से? डिसेंट से। डिसेंट से उन्हें सिटीजनशिप माना जाएगा, दी जाएगी इफ देयर फादर वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। अगर उनकी बर्थ के टाइम पे उनके फादर जो थे वो इंडियन सिटीजन थे तो उसे भी बाय डिसेंट इंडियन सिटीजन माना जाएगा। इन चीजों को आप नोट कर लीजिए। देखिए ये डेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये डेट्स आप सारी नोट कर लीजिए
कि कितनी तारीख के बाद, कितनी तारीख से पहले क्या होता है, ये सारी चीजें देख लीजिए, फिर हम देखेंगे बाय रजिस्ट्रेशन। चलिए तो बात करते हैं बाय रजिस्ट्रेशन की। तो जब रजिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एन एप्लीकेशन रजिस्टर एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एनी पर्सन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर कोई अप्लाई करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका रजिस्ट्रेशन करा के उसे सिटीजनशिप दे सकती है। किन लोगों को? इन 6 लोगों को। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स। एक इंडियन ओरिजिन का पर्सन है जो कि 7 सालों से इंडिया में ही रह रहा है। ठीक है, इंडियन ओरिजिन का पर्सन है जो कि कहां रह रहा है? 7 सालों से इंडिया में रह रहा है। ठीक। दूसरा, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। ठीक है, कहां है? आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। तो अनडिवाइडेड इंडिया में पाकिस्तान भी आ जाता है, बांग्लादेश भी आ जाता है, बहुत सी कंट्रीज आ जाती हैं। तो एक पर्सन इंडियन ओरिजिन का जो कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहां है? इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। ठीक है। तीसरा, वुमेन हु आर मैरिड टू इंडियन सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर्स। ऐसी वुमेन जो कि मैरिड है किससे? इंडियन सिटीजन से, या फिर वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है कब तक? 7 सालों से। माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन्स हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया। माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन्स हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया। भाई सिटीजन है इंडिया का, उनका बच्चा है माइनर। ठीक है। अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड। पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया। भाई मैं हूँ फुल एज कैपेसिटी का, मेरे पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है, मैं भी इंडियन सिटीजन हूँ। ठीक है, मैं भी इंडियन सिटीजन के शिप के लिए रजिस्टर कर सकता हूँ अगर मैं इंडियन सिटीजन नहीं हूं तो। उसके बाद बात करते हैं हम बाय नेचुरलाइजेशन की। तो ये कौन एक्वायर कर सकता है? एक फॉरेनर हु हैज रिसाइडेड इन इंडिया। भाई एक फॉरेनर जो 12 सालों से इंडिया में रह रहा है, एक फॉरेनर जो 12 सालों से इंडिया में रह रहा है, वो बाय नेचुरलाइजेशन इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है। और लास्ट है ये बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। भाई अगर कोई नई फॉरेन टेरिटरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, मान लीजिए बांग्लादेश इंडिया में आ गया और बांग्ला प्रदेश बन गया, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो स्पेसिफाई करेगी कि उस बांग्ला प्रदेश में जितने लोग रहते हैं उनमें से किस किस को इंडिया सिटीजनशिप देना चाहती है, और जिन जिन को वो सिटीजनशिप देगी वो एक्वायर कर सकते हैं क्या? इंडियन सिटीजनशिप। ठीक। इसके बाद बात करते हैं हम लॉस ऑफ सिटीजनशिप की, कि लॉस सिटीजनशिप का लॉस कैसे होता है। 3 तरीके से ये एक्ट प्रोवाइड करता है, बाय रिनंसिएशन, बाय डेप्रीवेशन, बाय टर्मिनेशन। ठीक। तो जब बाय रिनंसिएशन की बात करते हैं तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी कैन मेक अ डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग हिज और इंडियन सिटीजनशिप। भाई फुल एज और कैपेसिटी का अगर कोई इंसान है तो वो रिनंसिएट कर सकता है। ठीक है, वो डिक्लेयर कर सकता है कि मैं रिनाउंस कर रहा हूं अपनी सिटीजनशिप को। अपॉन द रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट डिक्लेरेशन दैट पर्सन सीजेस टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। भाई उस डिक्लेरेशन का रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो पर्सन क्या हो जाता है? सीजेस टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। However, at war times it can be withheld by the central government. However, अगर कभी कोई वॉर चल रहा है जिसमें इंडिया एंगेज्ड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे क्या कर सकता है? उसे विदहेल्ड कर सकता है। फर्दर, when a person renounces his her Indian citizenship, जब अगर कोई पर्सन रेनाउंस करता है इंडियन सिटीजनशिप को, every minor child of that person also loses the citizenship. हर माइनर, अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस कर रहा है, उसका कोई माइनर बच्चा है, तो वो भी उस सिटीजनशिप को क्या कर देता है? लूज कर देता है। ठीक है। अब भाई बच्चे ने भी लूज कर दिया, और लेकिन बच्चे का मन था, क्या मन था बच्चे का? बच्चे का मन था कि भाई पापा मैं तो इंडिया का ही सिटीजन रहूंगा। तो आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी अटेन करने के बाद ही शी मे रिज्यूम इंडियन सिटीजनशिप, वो इंडियन सिटीजनशिप को रिज्यूम कर सकता है। फिर बात आती है बाय टर्मिनेशन की। व्हेन इन इंडियन सिटीजनशिप, अब इंडियन सिटीजन कोई है जो वॉलंटरीली क्या कर रहा है? वॉलंटरीली एक्वायर कर रहा है किस चीज को? सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। ठीक है, तो भाई उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन ये वॉर टाइम्स में, ड्यूरिंग अ वॉर इन विच इंडिया इज एंगेज्ड, ये कंसेप्ट
नहीं लगता है। ठीक, उसके बाद तीसरा है बाय डेप्रीवेशन। इट इज अ कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भाई आपको डिप्राइव कर दिया गया सिटीजनशिप से, किन 5 कंडीशन में? फर्स्ट इट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, ठीक है, जिसके पास सिटीजनशिप है उसने डिसलॉयल्टी दिखाई किसके प्रति? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। The person has unlawfully traded or contacted the enemy during a war. The citizen has unlawfully traded or contacted the enemy during a war. ठीक है, The citizen has been imprisoned in any country within 5 years of registration or naturalization. भाई रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन से उसने अपनी जो ली थी सिटीजनशिप, उसके बाद वो विदिन 5 years क्या है? इम्प्रिजन्ड है किसी दूसरी कंट्री में। The citizen has been ordinarily resident outside India for 7 years continuously. अगर 7 सालों से लगातार वो किसी दूसरी कंट्री में रह रहा है तो फिर वो किस तरीके से इंडियन सिटीजनशिप से उसे डिप्राइव कर दिया जाएगा, और वो डिप्रीवेशन कौन करेगा? वो करेगा इंडियन गवर्नमेंट। तो ये बात हुई हमारी सिटीजनशिप की। अब इसके बाद हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके। इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, लिखिएगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सारी डिटेल्स दी हुई हैं, उन सभी को अच्छे से पढ़ना है हमें। कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए, पूरे मार्क्स मिल जाए और हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन जाए, यही कामना है मेरी और यही इच्छा है आपकी। चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।